my dear students, welcome back to Study Filia Education. So students, हमने हमारी लास्ट वीडियो में सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था. आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है बच्चों व्हाट इज़ गवर्नमेंट. अब देखिए चैप्टर के नाम में एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि गवर्नमेंट क्या है. तो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट आखिरकार होती क्या है. हमने अधिकतर सुना है नाम गवर्नमेंट सरकार. अब सरकार होती क्या है तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन. जैसा कि हम हर चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए आपके गवर्नमेंट क्या है. तो हम आंसर देखेंगे गवर्नमेंट क्या है. यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स. मतलब कि आपने अधिकतर देखा होगा कि गवर्नमेंट जो वर्ड है वो आपने अधिकतर कहीं ना कहीं देखा होगा. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेस इन आवर लाइव्स. मतलब कि क्या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो गवर्नमेंट वर्ड हम इतनी जगह सुनते हैं, आखिर ये वर्ड का मतलब क्या है. मतलब इस वर्ड में क्या छुपा हुआ है ऐसा जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है. और गवर्नमेंट का हमारी लाइफ में, इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रोल है हम वो देखेंगे. अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू. यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हमारे लिए क्या करती है और सरकार की ज़रूरत हमें क्यों है ना. तो हम देखेंगे एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. अब बच्चों जो दुनिया में जितने भी देश हैं, अब कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें कि टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में. तो ये जो कंट्रीज़ है ना बच्चों, इनको चलाने के लिए है ना, और कंट्री से के कोई भी छोटे से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को या किसी भी चीज़ को सुलझाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, गवर्नमेंट की, है ना. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़. अब जो गवर्नमेंट है बच्चों वो क्या करती है, तो वो सामाजिक इशूज़ जो होते हैं उनको सुलझाने में भी हमारी मदद करती है. अब कोई सा भी सामाजिक इशू हो, वो कास्टिज्म को लेकर के हो या कुछ भी हो, उसको सुलझाने में हमारी मदद करती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब टू प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज. अब गवर्नमेंट का एक काम तो क्या है, सोशल इशूज़ को सुलझाना. सेकेंड वर्क गवर्नमेंट का है कि जो देश की जो बाउंड्रीज़ है ना, जो हमारी सरहद जिसको हम बोलते हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करना. यानी कि ताकि कोई दूसरा देश हम पे हमला ना कर दे और दूसरे देशों के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखना, मतलब रिलेशन मेंटेन करना, ये गवर्नमेंट के काम है. कोर्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. अब जो कोर्ट्स है बच्चों, जिनको न्यायालय है ना, ये भी गवर्नमेंट के पार्ट है. अच्छा न्याय देना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है. जस्टिस, तो जो कोर्ट होते हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. अब जब लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है. वो उनके बीच में पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है. तो ये सारा काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप लोगों ने सुना होगा नाम. सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एनीवन. अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि सबके लिए होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये सारे लोगों के लिए इक्वल है ना. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर. अब गवर्नमेंट का एक काम और क्या है बच्चों कि रिसोर्सेज जो है उनको कंट्रोल करना, जो टेरिटरी जो है, जो लैंड है, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ताकि जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, वो सिक्योर फील करे, वो आराम से इस कंट्री में रह सके. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग
दिस अमोंग ऑल बाय पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरीज। अब गवर्नमेंट का काम क्या है इसमें बच्चों? अब गवर्नमेंट का काम ये है कि लॉज बनाना और उन्हें मेंटेन करना। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना। हमारा जो भारत का संविधान है, सॉरी, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो इसे प्रोटेक्ट करना किसका काम है बच्चों? हमारा भी है और गवर्नमेंट का भी है ना। हम हमारे जो राइट्स है वो किसको बता सकते हैं? हम गवर्नमेंट, हम न्यायालय में जाके हम हमारे राइट्स के अकॉर्डिंग कुछ बोल सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट का क्या, जो लैंड है उसको भी प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये सब काम गवर्नमेंट का है। अब टोटल हमारे देश में कितने स्टेट है बच्चों? 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ये मैं आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ाया था तब बता चुकी हूँ। What we are going to study in this chapter। अभी जो हमने देखा बच्चों वो क्या था? वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज थी जो हमें गवर्नमेंट के बारे में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट के ही लोगों के प्रति वर्क नहीं होते हैं, लोगों के लिए काम नहीं होते हैं, ड्यूटीज़ नहीं होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल का भी फ़र्ज बनता है कि अपने देश में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है वो उन्हें प्रोटेक्ट करे, है ना, उन पे काम करे, वो उनके अकॉर्डिंग रहे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके कितने लेवल है हमारे इंडिया में। लॉज एंड द गवर्नमेंट, जो बच्चों कानून है और गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने तरह की गवर्नमेंट होती है। और फिर हम स्पेसिफिक हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आखिरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है ना। फर्स्टली हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारी कंट्री है इंडिया में, यहाँ पे बच्चों 3 टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है, एक लोकल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, है ना। अब जो आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद 6th क्लास के अकॉर्डिंग, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें बच्चों प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया वो फेडरल कंट्री है ना। फेडरलिज्म आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, जो पावर है वो किसी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के पास नहीं है, पावर बटी हुई है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के पास। तो हमारे पास में 3 तरह की गवर्नमेंट है यहाँ पे। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, अभी हम 6th के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। द लोकल मीन्स इन योर विलेज, टाउन्स और लोकलिटी। अब जो लोकल गवर्नमेंट जो है बच्चों वो हमारे विलेजेस में, टाउन्स में, लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत है ना, सरपंच उसका हेड होता है। फिर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री। द स्टेट लेवल वुड मीन्स दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। अब जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना बच्चों, वो पूरा स्टेट कवर करके रखती है, मतलब पूरे स्टेट की जो भी लॉज है, जो भी बिल है, वो सब किसके हाथ में होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो स्टेट जैसे कि हरियाणा है, असम है, और भी स्टेट है, MP है, राजस्थान है ना। तो चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं हमारे। फिर आती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, जो कि पूरी की पूरी कंट्री से रिलेट होती है, मतलब कि जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी होती है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पर। ये हो गई हमारी तीनों टाइप गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे लॉज इन द गवर्नमेंट। अब बच्चों गवर्नमेंट का काम क्या होता है? नियम बनाना, कानून बनाना। और सिर्फ कानून बनाना ही गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। अगर कोई पर्सन वो कानून फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के पास राइट भी है, किस चीज़ का? उन्हें उसकी सज़ा देने का। मतलब देखिए ये इसमें जो लिखा हुआ है, पहले मैं आपको वो पढ़ा देती हूँ, फिर मैं थोड़े बहुत एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन अ कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। अब गवर्नमेंट का काम क्या है? नियम बनाना, और जो लोग उस देश में रहते हैं उन्हें वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं ना, पढ़ते नहीं है, फॉलो करना ही चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। अब यही एक वे है बच्चों जिसके
अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन मतलब वो काम करती है। गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ को बनाना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स देयर डिसीजंस। मतलब कि क्या, जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है नियम बनाने की, अगर कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो उसे सज़ा देने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है। इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि जो भी रोड पे गाड़ियाँ चलाता है उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत है, मतलब कि आप लाइसेंस बनवाइए अगर आपको गाड़ी चलानी है रोड पे। और अगर मान लीजिए कोई, ये हमें अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी है, और मान लीजिए कि अगर ये चीज़ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है। किस चीज़ की पावर है बच्चों? या तो वो उन पे फाइन लगा दे या फिर उन्हें जेल में डाल दे। अब ये जो लॉ है बच्चों, जेल में डालने वाला जो नियम है, अगर गवर्नमेंट ये नियम ना बनाती है कि हाँ आप लाइसेंस यूज़ कीजिए, गवर्नमेंट बोल देती है सिर्फ लाइसेंस यूज़ कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट की सुनेंगे ही नहीं, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इसलिए वहाँ पे फिर लॉ आता है, कानून आता है कि अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करोगे तो आपको इसकी सज़ा दी जाएगी। तो ये जो कानून है देश में वो भी ज़रूरी है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then gives order about what should be done. अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है ना अपना लोगों की तरफ अपना स्टेप लेने की कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ जो है ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम इन्हें जेल में डाल देंगे, जो नियम है ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या सज़ा देती है। वैसे अगर कोई लॉ है, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को, रिलीजन को जॉब नहीं मिल रही है, तो वो लोग भी जाकर के कोर्ट में क्या अपनी अपील डाल सकते हैं कि हम भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सभी धर्म बराबर है, सबको समान अधिकार है, तो फिर उन लोगों को जॉब का अधिकार नहीं देके हम क्या कर रहे हैं, हम लोग को तोड़ रहे हैं नियम। गवर्नमेंट जो है उसको, उसका जो नियम है वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ जाके लोग जो है वो अपील कर सकते हैं कोर्ट में और उन्हें उसका जो कोर्ट है उन्हें न्याय देना पड़ेगा लोगों को। तो किसी भी देश की गवर्नमेंट को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है बच्चों, है ना। कानून नियम ज़रूरी है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने देख लिया गवर्नमेंट होती है, हाँ सरकार होती है। अब सरकार भी दो तरह की होती है बच्चों। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। अब गवर्नमेंट को जो ये पावर है और ये जो लॉ बनाने का या फिर लॉ को चलाने का, नियम कानून को बनाए रखने का, है ना, ये सब पावर गवर्नमेंट को देता कौन है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। अब वो जो आंसर है ना बच्चों इस क्वेश्चन का, वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो उस कंट्री की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह की है। तो बच्चों नॉर्मली हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक तो मोनार्की और एक डेमोक्रेसी। अब पहले हम डेमोक्रेसी देखेंगे, फिर हम मोनार्की देखेंगे। इन द डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अब जो डेमोक्रेसी है ना बच्चों, उसमें जनता जो है वो पावर देती है किसे? गवर्नमेंट को, है ना। डेमोक्रेसी हमने डेफिनेशन पढ़ी है काफ़ी पहले। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, है ना। हम पढ़ते हैं कि लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो हाँ नेता जो है उसे चुनते हैं कि हाँ आप हमारे लिए वर्क कीजिए, और लोगों को अगर लगता है कि ये हमारे लिए सही काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उसे हटा भी सकती है ना। तो डेमोक्रेसी में ये राइट्स किसके पास होता है? लोगों के पास होता है अपनी सरकार चूज करने का। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। अब ये जो डेमोक्रेसी में सरकार एक पर्टिकुलर इंसान को चूज करने की पावर लोगों के पास है, तो वो उसे कैसे चूज करते हैं? तो इलेक्शन के द्वारा, है ना। अब इलेक्शन में क्या होता है बच्चा?
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे 18 साल से ऊपर, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, उससे ऊपर के जितने भी इंसान हैं या 18 साल के जो भी इंसान है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उनके पास वोट देने का अधिकार है। अपने लिए अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनने का अधिकार होता है इन लोगों के पास। तो ये लोग वोट देके क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसे जिता देते हैं। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अब जो पर्सन इलेक्ट हुआ है, जो जीता है, वह सरकार बनाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों, जो सरकार है उसे ना लोगों को जवाब देना पड़ता है। मान लीजिए कोई डिसीज़न है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीज़न लिया है या कोई नया नियम बनाया है, तो वो लोग जब तक जो उस कंट्री के जो लोग हैं वो एग्री नहीं करते हैं, तो वो लोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को अपना जो भी है, जो कुछ भी लॉ है या कोई भी डिसीजन है, वो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि डेमोक्रेसी में कि हम जो सरकार है वो ऐसा कर रही है ना। और डेमोक्रेसी में क्या है, अगर लोग चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं। अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का वर्क, लोगों ने चुना है रिप्रेजेंटेटिव, अगर फिर भी लोगों को नहीं लगता है कि वो जो लोग चाहते थे वही वो चीज़ नहीं हो रही है, तो वो सरकार गिरा सकते हैं, है ना। सेकंड आती है हमारी मोनार्की। अब मोनार्की में क्या होता है बच्चों, पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होती है, वो कंट्री का किंग या क्वीन। द मोनार्क, जो भी है कंट्री का किंग या क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। उसी के पास पावर होती है डिसीजंस लेने की और सरकार को चलाने की। मतलब इसमें जो मोनार्क ने बोल दिया, जो लीडर जो है मोनार्क, उसने जो बोल दिया वही होगा कंट्री में। आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। आप इसके लिए एग्जाम्पल ले लीजिए नॉर्थ कोरिया का, है ना, वहाँ पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप। द मोनार्क में है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। अब मोनार्क के पास क्या एक ग्रुप होता है ऑब्वियसली के डिस्कशन के लिए, पर सिर्फ डिस्कशन ही होते हैं उस ग्रुप में। जो एग्जैक्ट डिसीजन लेने की पावर है वो किसके पास होती है, तो वो पावर मोनार्क के पास ही होती है। फाइनल डिसीजन हमेशा मोनार्क ही लेता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग और क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी लॉ है ना, जो भी एक्शन है गवर्नमेंट लेने वाली है, वो जनता को एक्सप्लेन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। पर यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे मोनार्क कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट जो नियम है वो बन गया, भाई हमने बोल दिया कि आपको टैक्स पे करना है तो आपको करना ही है, आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता सकते आप कि हमारे पास ये राइट्स है, ये ड्यूटीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो मोनार्क ने बोल दिया आपको उसे मानना है। अब हम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने देख लिया बैकग्राउंड के दो तरह की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक और मोनार्क वाली गवर्नमेंट, है ना। एक डेमोक्रेसी होती है, एक मोनार्की होती है। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। अब जो इंडिया है, इंडिया में क्या है बच्चों, डेमोक्रेसी है। अब ये डेमोक्रेसी किस वजह से है, तो ये जो अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का, है ना, जहाँ पे लोगों का, जनता का शासन है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तो ये किसकी वजह से आया है बच्चों। तो हमने क्या, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने जो स्ट्रगल किया है इंडिया के लिए, उसकी वजह से आया है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। अब बच्चों सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऐसे काफ़ी देश है दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हुआ है। अभी आप एग्जांपल ले लीजिए साउथ अफ्रीका का, है ना, डेमोक्रेसी के लिए वहाँ भी स्ट्रगल हुआ है। यू नो दैट
द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। अब जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर है बच्चों वो क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया है अभी कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए किस चीज़ की, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की, अपना जो लीडर है वो खुद चुनने की। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। अब इसलिए हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी जनता का शासन है। और हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डिसीजंस है वो तो गवर्नमेंट लेती है, पर डिसीजन सही है या गलत है ये कौन, जनता ही चूज करती है ना। अगर लोगों को डिसीजन पसंद नहीं है तो वो उसे अप्लाई नहीं होने देते हैं। वो मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और लोगों को वो लॉ पसंद नहीं है तो लोग उसे नहीं चलने देते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट द पीपल रूल देमसेल्फ बाय participating in the making of these rules. Democratic government in our time are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through an election. अब बच्चों आज के समय में हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसी है, मतलब कि क्या कि यहाँ पे हम डायरेक्टली तो किसी इंसान को चूज नहीं कर सकते हो। देखिए इतनी बड़ी कंट्री है ना, तो अब हम कैसे एक एक पर्सन जाके बोलेगा कि हाँ ये इंसान पसंद है या ये पसंद है। इसके लिए इलेक्शन होते हैं, है ना। तो इलेक्शन में क्या लोग वोट देते हैं अपने अपने एरिया में जाके, और वहाँ से वोट देके अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मेजोरिटी जहाँ पे होती है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है वो जीत जाती है और फिर उसी पार्टी की जो है सरकार बनती है। These representatives meet and make decisions for the entire population. These days the government cannot call itself democratic unless it allows what is the known of as universal adult franchise. This means that the all adults in the country are allowed to vote. अब डेमोक्रेसी हम बोल तो रहे हैं डेमोक्रेसी, पर डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी नहीं है बच्चों जब तक हर कंट्री के हर इंसान के पास वोट देने का अधिकार नहीं। मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 18 साल से उम्र के या 18 साल से बड़े जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार हो। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। मतलब कि क्या ये जो डेमोक्रेसी हमने बात की है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो हमने बात की है, इसमें तो क्या सबको वोट देने का अधिकार है। पर बच्चों पुराने टाइम में ये चीज़ नहीं थी। पहले क्या पुअर लोग जो थे, गरीब और जो महिलाएं थी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। अब पुराने समय में क्या था बच्चों, जो लोग पढ़े लिखे हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है और एजुकेटेड है ना, पढ़े लिखे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। दिस मीन दैट द वुमेन पुअर एंड द पॉवर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउ टू वोट। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों के जो औरतें हैं, गरीब है ना, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो फिर हम इसे डेमोक्रेसी थोड़ी बोल सकते हैं। अच्छा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे सब लोगों की मर्जी चले ना, जनता का शासन चले। अब हमारी कंट्री अगर हम इंडिया ही देखते हैं तो इंडिया में सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना। और उस टाइम की अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, जब हमें आज़ादी मिली थी, तब तो हमारी लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि लिटरेसी रेट जो थी इंडिया की वो कैसी थी। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दिस फ्यू मैन मेड। अब उस टाइम पे क्या था बच्चों कि जो कुछ लोग जो लॉ बनाते थे उसे ही फॉलो किया जाता था सबके द्वारा, तो वो फिर डेमोक्रेसी हम नहीं बोल सकते उसको, है ना। कि कुछ ही लोगों ने चूज़ कर लिया अपना रिप्रेजेंटेटिव और उसने लॉ बना दिया और बाकी सबको वो फॉलो करना है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम जब 9th क्लास पढ़ेंगे ना बच्चों, उसमें हम डेमोक्रेसी अलग अलग तरह से हम डेमोक्रेसी देखेंगे कि
कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी है जहाँ पे बोलते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर असल में वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है ना। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, अब भारत में बच्चों जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले की हम बात करेंगे। ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट, कुछ ही लोग थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द unfairness at this practice and demand that all adults have the right to vote. This is known as the universal adult franchise। मतलब कि क्या, पहले जब लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था तो उन लोगों ने क्या अपने लिए मांग रखी कि हमें वोट देना है, तब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, जिसने हमें क्या अधिकार दिया कि 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, फिर चाहे वो महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर हो या पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे ना हो, गरीब हो, अमीर हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे आती है इक्वालिटी, है ना, और जस्टिस। राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931। अब जो जनरल यंग इंडिया जो बच्चों एक राइटिंग है उसमें लिखा है 1931 में गांधी जी ने कहा है, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have to vote, but the man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have to have the vote for the crime of being a poor man। यहाँ बच्चों गांधी जी कहते हैं कि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो पढ़ा लिखा इंसान है और जो अमीर है उसी को वोट देने का अधिकार हो, या जो इंसान पढ़े लिखे नहीं है, ईमानदार है ना, उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, पढ़ने के लिए स्टडी फिलिया एजुकेशन से जुड़े रहिए। आप लोगों का वर्क बच्चों ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल एक बार देखना है। हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी बार चर्चा की है ना, तो उसमें आपको देखिए आपको सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और अब बस देखिए, बाकी हम जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा हम पढ़ते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।